सेविका का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो मनी सेंट्रल। आज का मनी सेंट्रल है इलेक्शन सेंट्रल। इलेक्शन सेंट्रल इसलिए क्योंकि देश में 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आपके सामने आ चुके हैं। हम और आप अपनी 5 राज्यों की सरकारें चुन चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में है अंशुमान जी। सर, आज का इलेक्शन सेंट्रल है, एक खास बात तो यह, दूसरा खास बात हमारा ये स्टूडियो है। आज हमारा स्टूडियो, दरअसल हम नई जगह से ये शो कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा लुक एंड फील अलग दिखेगा। इलेक्शन सेंट्रल में आज हम आपको ये बताएंगे कि जो सरकारें चुनकर आई हैं 5 राज्यों में, ये सरकारें कैसे अपने जो आने वाले जोखिम हैं इनसे निपटेंगी, क्योंकि 5 बड़े जोखिम, 6 बड़े जोखिम इन सरकारों के आगे होंगे। और क्या क्या खास होगा इलेक्शन ब्रेकिंग के अलावा, इलेक्शन सेंट्रल के अलावा, देखिए इस ऑन द शो में। तो आज बात होगी कि महंगाई के बीच कैसे पूरे होंगे सरकारों के लोक लुभावन वादे। इसके बाद बात करेंगे कि घाटे में डूबे डिस्कॉम कैसे दे पाएंगे सस्ती बिजली। बड़े घाटों के साथ कर्ज उगाही कितनी मुश्किल होगी, इस पर भी बात करेंगे अंशुमान जी से। बात होगी पुरानी पेंशन योजना पर भी। कच्चे तेल में आई गिरावट कितनी स्थायी है, इस पर भी। और जाते जाते अंशुमान जी बताएंगे कि अगर 5G आया तो ये कितना सस्ता हो सकता है। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इलेक्शन कवरेज की, इलेक्शन सेंट्रल की। और देखिए सबसे पहले मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट और जानिए कि आपके सरकारों की, राज्य सरकारों की खर्च खपत की स्थिति आखिर क्या है। देश के 5 राज्यों को नई सरकारें मिल गई हैं। राज्य की जनता ने 5 साल के लिए अपना मुख्यमंत्री चुन लिया, लेकिन जीत की खुशियों में फूट रहे पटाखों की आवाज बंद होने से पहले ही राज्य सरकारों की चुनौतियां शुरू होने वाली है। अगर आप वाकई में जागरूक मतदाता हैं और घोषणा पत्र की कसौटी पर अपनी सरकार को कसेंगे तो आपके हाथ निराशा लग सकती है। कारण राज्यों के बजट कर्ज के बोझ से दबे हैं। रिजर्व बैंक की स्टेट फाइनेंस अ स्टडी ऑफ बजट रिपोर्ट बताती है कि देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर करीब 70 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। उत्तर प्रदेश में लैपटॉप, स्मार्टफोन और स्कूटी की चाह रखने वाले युवा ये जान ले कि सरकार पर कुल 6.5 लाख करोड़ की देनदारी है। पंजाब में फ्री बिजली का वादा नए कर्ज लेकर ही पूरा होगा, क्योंकि राज्य पर पहले से ही करीब 2.25 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है। आप ये तर्क उछाल सकते हैं कि सरकार कमाकर भी तो ये खर्च कर सकती है। तो जनाब, राज्य सरकारों के खर्च पहले ही आय से कहीं अधिक हैं, तभी तो बजट घाटों से पटे पड़े हैं। राज्य सरकारों का कुल राजकोषीय घाटा 8.19 लाख करोड़ का है। ये जीडीपी के 3.7% के बराबर है। इन घाटों की भरपाई बाजार से कर्ज उठाकर की जा रही है, तभी मौजूदा वित्त वर्ष में बाजार से 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज लेने का अनुमान है। मौजूदा वित्त वर्ष में फरवरी तक उत्तर प्रदेश की सरकार 57,500 करोड़ और पंजाब की सरकार 20,814 करोड़ रुपए के कर्ज ले चुकी है। राज्यों को ये कर्ज 7% से ऊपर की दर पर मिल रहे हैं। 7% की दर तब जब नीतिगत दरें ऐतिहासिक निचले स्तर पर हैं। ब्याज दरें बढ़ने के साथ ये मुश्किल बढ़ती जाएगी। भारत एक नहीं 32 बजटों का देश है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 31 बजट एक साथ रख दें तो इनका कद केंद्र के एक बजट से ज्यादा हो जाता है। ये बात अलग है कि इसके बाद भी इन बजटों को गंभीरता से नहीं लिया जाता। मौजूदा वित्त वर्ष के लिए केंद्र सरकार का बजट 37 लाख करोड़ का है, जबकि राज्यों के बजट का आकार 42 लाख करोड़ से ज्यादा का है। बजट का आकार यानी सरकार साल में कितना खर्च करेगी। खर्च, घाटे, कर्ज के आंकड़े देखकर आप ये महसूस कर सकते हैं कि चुनाव में जाने से पहले जो नेता आपसे वादे कर रहे थे, शायद उन्होंने अपने ही राज्य का बजट पलट कर नहीं देखा था। मनी 9 के लिए शुभम शंकधर की रिपोर्ट। खबरों को ऐसे ही गहराई से समझने के लिए सब्सक्राइब करें मनी 9, क्योंकि समझ है तो सहज है। तो इस पैकेज में आपने देखा कि राज्य सरकारों की दरअसल पूरी माली हालत कितनी है, और राज्य के अगर 31 बजट एक साथ रख दिए जाएं तो वो एक केंद्र सरकार के बजट पर कितने हावी हो जाते हैं, कितने बड़े हो जाते हैं। अब समझना यह होगा कि इन बजटों में, इनकी रोशनी में अगर हम चुनाव के नतीजों को देखें तो जो सरकारें चुनकर आई हैं इनके सामने जोखिम कितने बड़े हैं।
जोखिम को आप बेहतर तरीके से समझ सकें, इसलिए मैं अंशुमान जी से गुजारिश करूंगा कि सर कोई ऐसी टॉर्च हमारे हाथ में दे दीजिए जिससे कि ये जोखिम हमको ज्यादा साफ नजर आए। जैसे किसी व्यक्ति की तबीयत सही है या नहीं है, हम उसका बीपी देखते हैं, शुगर देखते हैं, हम उसका ब्लड टेस्ट करते हैं। राज्य सरकारें बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगी या जोखिम से कैसे निपट पाएंगी, क्या क्या उनकी माली हालत और देख ली जाए। शुभम, मनी सेंट्रल के इस विशेष संस्करण में आपका सबका स्वागत है। ये इलेक्शन सेंट्रल इसलिए है क्योंकि आपने अपनी पसंद की सरकारें चुन ली, जहां के आप वोटर हैं जिन राज्यों के। अब आपको ये देखना है कि जिन वादों पर आपने सरकारें चुनी है वे वादे सरकारें आपके लिए कैसे पूरी करेंगी, वो आपसे क्या लेंगी और आपको क्या देंगी। क्योंकि अंततः चुनाव 5 साल में एक बार होता है, सरकार रोज काम करती है और सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जो कहती है उसे वो रोज डिलीवर करे। और अंततः गवर्नेंस के लिए का जो सबसे बड़ा पैमाना होता है वो होता है उन राज्यों की आर्थिक स्थिति, उनका बजट, उनके कर्ज, उनके खर्च, जिनके आधार पर आपकी सपने, आपकी उम्मीदें, आपकी महंगाई, आपकी नौकरी, आपका वेतन निर्धारित होता है। और हम यहां ये समझने की कोशिश करेंगे कि चुनी हुई नई सरकारें जो आपके सामने खड़ी हैं या जो आ रही हैं, जो शपथ ग्रहण करेंगी, उनके कामकाज में कौन से जोखिम हैं और क्या वे वादे पूरे कर पाएंगी जो उन्होंने आपसे किए हैं, या वो उम्मीदें पूरी कर पाएंगी जिन्हें निगाह में रखकर आपने उन्हें चुना है, या तो बदला है या दोबारा चुना है। और जो 4 बड़ी चीजें हमें समझना जरूरी है जिनके जरिए हम जोखिमों की या चुनौतियों की इसके सफर में आगे बढ़ेंगे, उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हमें समझना होगा कि भारत में राज्यों का कमिटेड एक्सपेंडिचर कितना है। यानी राज्य सरकारें अगर 100 रुपए का अपना बजट बनाती हैं तो उसमें से कितना हिस्सा ऐसा है जो अनिवार्य रूप से उन्हें खर्च करना पड़ता है, जिससे वो बाहर नहीं निकल सकती। इसमें राज्य सरकारों के ब्याज भुगतान आते हैं, कर्मचारियों को दी जाने वाली तनख्वाहें आती हैं, पेंशन आता है और आते हैं कुछ जरूरी खर्च जो सब्सिडी के तौर पर किए जाते हैं खास तौर पर, और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स आते हैं, ब्याज भुगतान और पेंशन पे खर्च आते हैं। यहां से आपके उस सवाल का जवाब मिलेगा कि किस राज्य सरकार के बजट में कितनी कुवत है कि वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर सके। और यहां से आपको उस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि जो राज्य सरकारें जो राजनीतिक दल चुनाव में रोजगार देने के वादे करके आते हैं, क्या उनके बजट उनके हाथ में इतनी ताकत रखते हैं कि वो रोजगार के वादे पूरे कर सकें। ये पहली टॉर्च है। इस टॉर्च की रोशनी में आप अपने सरकार के कामकाज को या उनके वादों को या उनके घोषणा पत्र को परखेंगे जब वो सत्ता में शपथ ग्रहण लेंगी। दूसरा बड़ा सवाल यह कि यह सब करने के लिए सरकारों को अकूत संसाधनों की जरूरत होती है। उनके कर्ज का क्या हाल है, और वो चुनौतीपूर्ण है, डरावना है। राज्य सरकारें, अधिकांश राज्य सरकारों की स्थिति इस समय यह है कि वो बजट से अपने निर्धारित बजटों में कर्ज के स्तर को पार कर चुकी हैं। 2017 में जो FRBM का लक्ष्य था वो 20% कर्ज का था। ज़्यादातर राज्य सरकारें अपने GSDP की तुलना में या राज्य के डोमेस्टिक प्रोडक्ट की तुलना में 40% से के आसपास कर्ज पर बैठी हुई हैं। और ये कैसे उनके आने वाले कार्यक्रमों को और उन वादों को प्रभावित करेगा, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती, बिजली दरों का क्या होगा। क्या राज्य सरकारें सत्ता में आते ही नई सरकारें और जो मौजूदा सरकारें हैं वो बिजली महंगी करेंगी। आसार बहुत बड़े हैं। 1,06,000 करोड़ रुपए की बकायेदारी राज्य सरकारों पर है जो उन्हें बिजली घरों को चुकानी है। हमें समझने की कोशिश करेंगे कि बिजली क्षेत्र में क्या हो रहा है और कैसे मंदी से उबरते हुए आपकी कोशिशों पर बिजली की बढ़ती कीमतें असर करेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या राज्यों के खजाने में पैसा होगा। GST के कंपेंसेशन का क्या होगा। क्या GST का कंपेंसेशन जारी रहेगा। क्या राज्य सरकारों को केंद्र से उतना ही पैसा मिलेगा जितना पहले से मिलता रहेगा। क्योंकि इन 4 महत्वपूर्ण टॉर्च की रोशनी में, जैसा शुभम ने कहा, आप ये देख पाएंगे कि आने वाला सफर अगले 1 साल का आपकी नई सरकार के साथ कैसा बीतेगा और आपको क्या मिलेगा। आपको स्कूटी देने के बदले सरकार पेट्रोल की कीमत बढ़ाएगी, या आपको पुरानी पेंशन योजना के भीतर ले जाने के लिए उससे पहले सरकार बिजली की दरें बढ़ाएगी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, तो ये 4 टॉर्च आपके पास आ गई हैं। अब आगे का सफर शुरू करते हैं। आप कमर की पेटियां बांध लीजिए। सर, सबसे पहली चुनौती जो मुझे लगता है राज्य सरकारों को जिससे आके 2-4 होना पड़ेगा, भिड़ना पड़ेगा, वो महंगाई की होगी। क्योंकि हो सकता है कि आपके राज्य की सरकार, आपके राज्य के मुख्यमंत्री शपथ बाद में लें और पेट्रोल डीजल की कीमतें पहले बढ़ जाएं। अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो ये महंगाई का पहला झटका होगा। अगर ये झटका पूरा नहीं लगता है, मान लीजिए एक हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि केंद्र सरकार कुछ ड्यूटी में कटौती करती है, तो क्या सर राज्य सरकारें इस स्थिति में होंगी कि कुछ वो भी सैक्रिफाइस करके इस कंधे से कंधा मिला पाएं केंद्र के साथ।
हाँ शुभम, इस सवाल को और हम थोड़ा करीब लाते हैं उन चुनाव वाले राज्यों पर जहां पर नतीजे आए हैं। और पहले हम ये देखें कि उन राज्यों में महंगाई की परिस्थिति क्या है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड के ताजे आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं। यहां पर महंगाई की दर, उत्तर प्रदेश की महंगाई दर 6.71% है उपभोक्ता महंगाई की दर, पंजाब की उपभोक्ता महंगाई दर 4% है और उत्तराखंड की महंगाई दर 6.36% है। लेकिन यहां पर ग्रामीण और शहरी महंगाई में बड़ा फर्क दिखाई देता है जो दोनों राज्यों के बीच में। इस महंगाई के कारण यह महंगाई तब नापी गई थी जब पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी। वो बढ़ोतरी अभी आगे होने वाली। यह महंगाई तब नापी गई थी जब तांबे की, निकल की, एल्युमिनियम की, स्टील की कीमतें रिकॉर्ड पर स्तर पर नहीं पहुंची थी। तो महंगाई की अगली खेप, महंगाई का अगला चरण आने वाला है इस चुनाव के बाद। इस रोशनी में यह सवाल मौजूद है कि क्या आपकी राज्य सरकार, केंद्र सरकार यदि आपको पेट्रोल डीजल की बढ़ोतरी से थोड़ी राहत देती है तो क्या वो इस स्थिति में होगी कि वो उतनी ही कटौती अपने वैट में कर सके। और यह सवाल इसलिए बड़ा होने वाला है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतों में मौजूदा परिस्थिति में बढ़ोतरी 20 से 22% की अपेक्षित है। 20 से 22 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी अपेक्षित है क्योंकि भारत के लिए कच्चे तेल का जो आयात बिल है वो इस साल काफी बड़ा होने वाला है। आपके पास जो पेट्रोल डीजल आता है उसमें एक हिस्सा राज्यों के टैक्स का भी है। राज्य सरकारों के लिए राजस्व का बड़ा स्रोत है। ऐसी परिस्थिति में जब राज्यों के बजट घाटे रिकॉर्ड स्तर पर हैं, उन्हें रेवेन्यू डेफिसिट के लिए केंद्र सरकार से ग्रांट लेनी पड़ रही है, तब क्या वो पेट्रोल डीजल में कटौती, अगर केंद्र सरकार उसकी ड्यूटी में कटौती करती है तो क्या उसे उसमें अपना योगदान कर पाएंगी। मुझे लगता है शुभम, इसे हम थोड़े समय के बाद भारत में राज्यों को 2 हिस्सों में बटा देखेंगे पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के तौर पर। हमारे सामने एक वो सरकारें होंगी जो चुनाव में जाने वाली हैं क्योंकि भारत में चुनावों का कैलेंडर शुरू होता है। ये चुनावों के सेमीफाइनल हैं, क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल है जो 2024 तक जाएंगे। हम यहां खड़े हैं जहां कुछ राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, नतीजे आ गए हैं। कुछ राज्यों में चुनाव इस साल के अंत में होंगे और कुछ बड़े राज्यों के चुनाव अगले साल होंगे और फिर 2024 में बड़ा इलेक्शन होगा। यहां से आगे जाते हुए वे राज्य सरकारें जिन्हें सामने चुनाव दिखाई दे रहे हैं शायद पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करेंगी, पर जो राज्य सरकारें अब चुनाव जीतकर आ गई हैं वहां शायद इसमें कमी नहीं होगी। इस बात की संभावना दिखाई देती है यदि सारे देश में राज्यों के बीच में सहमति नहीं बनी इस मामले पर। तो अगर आपकी राज्य सरकार आपको भले ही स्कूटी और लैपटॉप ना दे, लेकिन यदि वो आपके लिए पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी कर सकती है तो वो आने वाली महंगाई का दंश या आने वाली महंगाई की चुभन थोड़ी कम कर सकेगी। पर इस पर निर्भर होगा कि उसके खजाने की स्थिति क्या है। सर, दूसरा सवाल मेरा यहीं से निकलता है। आपके इस जवाब से मेरा अगला सवाल है कि आपने कहा ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल शुरू हुए हैं चुनाव के और आगे आते आते हम फाइनल में पहुंचेंगे 2024 में। अगर ये क्वार्टर फाइनल हैं और हमने ये देखा है कि सरकारें चुनकर आई हैं अपने लोक लुभावन वादे पर, आगे भी वो वादे होंगे, अब वो और ज़्यादा होंगे, आगे बढ़ चढ़ कर होंगे। अगर 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा आपको पंजाब में जिता सकता है या स्कूटी स्मार्टफोन का वादा घोषणा पत्र में देखा या बीजेपी को ला सकता है यूपी में, तो ये अब आगे फेरिस्त बढ़ेगी। क्या महंगाई में सरकारें लोक लुभावन रह पाएंगी, पॉपुलिस्ट रह पाएंगी? शुभम, भारत की राजनीति आर्थिक रूप से अपने सबसे जटिल फेज में यहां से प्रवेश करती है। यहां से लेकर 2024 तक केंद्र सरकार को, जिसे दोबारा चुनाव में जाना है, और आने वाली राज्य सरकारों को पॉपुलिस्ट ही होना है। उन्हें अपने जेब खाली करके लोगों को चीजें बांटनी है। उसकी 2 बड़ी वजह हैं। बांटना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था लंबी मंदी में है, लोगों की अपेक्षाएं ज्यादा हैं, उनकी नौकरियां नहीं हैं उनके पास, उनके वेतन टूटे हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में जबकि संकट और मंदी होती है तो लोगों की अपेक्षाएं सरकार से बढ़ जाती हैं क्योंकि सरकारें अच्छे दिनों में उनसे बहुत सारा टैक्स लेती हैं और उनकी बचत का इस्तेमाल कर्ज के तौर पर करती हैं। तो वास्तविक रूप से भी सरकार सोशल वेलफेयर स्टेट के तौर पर ऐसे संकट में उसे लोगों के साथ खड़े होना चाहिए। चुनाव जीतना भारत में पॉपुलिज्म का आधार है। चुनाव जीतने के लिए भी ऐसे वादे करना जरूरी है और उन्हें डिलीवर करना जरूरी है। और इसलिए यहां से 2024 तक का सफर एक गहरी दुविधा में बीतने वाला है। और यदि आप शेयर बाजारों के भीतर या मैक्रो इकोनॉमी के भीतर जाकर प्रवेश करें तो आपको दिखाई देगा कि अगर आप राजनीति के नजरिए से देखें तो शायद अगले 2 साल के अंदर हर राज्य सरकार ये कोशिश करेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू कर दे, वो ये कोशिश करेगी कि कुछ और फ्री योजनाएं जारी कर दे, लेकिन उसके ठीक बदले उनके बजट ऐसे नहीं होंगे जो उन्हें इस बात को या ऐसा कुछ करने की छूट या इजाजत दे सके। उनके घाटे रिकॉर्ड लेवल पर मौजूद होंगे और ऐसी परिस्थिति में पॉपुलिज्म वर्सेस रियलिज्म का, फिस्कल प्रूडेंस वर्सेस फिस्कल पॉपुलिज्म की बड़ी जद्दोजहद हमें आने वाले समय में दिखाई देगी। और उस जद्दोजहद का नतीजा कहां निकलेगा? वो नतीजा निकलेगा
पीछे के रास्ते से कई सारे नए टैक्सेस टैक्सेस ऐसे टैक्सेस पर निकलेगा जहां जो आपको पता नहीं चलेंगे और परोक्ष रूप से आपके ऊपर आ जाएंगे। प्रत्यक्ष रूप से आपको सरकार लोकलुभावन दिखाई देगी और परोक्ष रूप से वो कुछ नए टैक्स, कोई नए रास्तों से टैक्स निकालने की कोशिश करेगी। सर, दूसरी महंगाई जो ताक से हमें देख रही है वो है बिजली की। पेट्रोल के बाद दूसरी चीज़ है बिजली, जिसकी महंगाई भी बस द्वार पर खड़ी है, किसी भी समय आके फट सकती है। आपने बताया डिस्कॉम के घाटे पहले से रिकॉर्ड स्तर पर हैं। ऐसे में क्या राज्य सरकारें बिजली के बिल से जो झटका लगने वाला है लोगों को, उसको रोक पाएंगी, सह पाएंगी? शुभम, जो सबसे ताजा आंकड़ा हमारे पास आया राज्य सरकारों के डिस्कॉम का, बिजली जनरेशन कंपनियों का, उनके ऊपर जो बकायेदारी है वो करीब 1,21,000 करोड़ रुपए की जनवरी में दर्ज की गई थी। जब हम पिछले दिनों में बजट की तैयारियों में लगे थे तो पार्लियामेंट्री कंसल्टेटिव कमेटी की एक मीटिंग हुई थी पावर सेक्टर के कामकाज के ऊपर, और उस कमेटी की मीटिंग में पावर मिनिस्ट्री ने स्पष्ट रूप से बताया था कि बिजली कंपनियां, खासतौर से जो बिजली डिस्कॉम है, वो बिजली उत्पादक कंपनियों के पैसे की बकायेदारी को नहीं चुका पा रहे हैं और उनके लिए एक नए किस्म के पैकेज की, उन्हें नए बेल आउट की ज़रूरत है। हम लगातार भारत के डिस्कॉम्स को बेल आउट मिलता देख रहे हैं। हमने अभी आत्मनिर्भर पैकेज के दौरान भी जो राज्यों के बिजली बोर्ड थे, उनके कर्जों को या उनकी बकायेदारी को पूरा करने के लिए एक पैकेज देखा था। करीब करीब सारी डिस्कॉम्स को अगर आप मिला लें तो उनमें सबसे ख़राब स्थिति जिन डिस्कॉम्स की है उसमें राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, झारखंड है और तमिलनाडु है। इनके ऊपर बिजली उत्पादन कंपनियों की सबसे ज़्यादा बकायेदारी इसमें उत्तर प्रदेश भी है। और हमें याद रखना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में हारने वाली पार्टी और जीतने वाली पार्टी दोनों ने मुफ्त बिजली का वादा किया था और दोनों ने कहा था वो मुफ्त बिजली दी जाएगी। वो मुफ्त बिजली कहाँ से दी जाएगी? बिजली नियामक ने जनवरी में राज्य सरकारों को एक चिट्ठी लिखी और डिस्कॉम्स को एक चिट्ठी लिखी और उसमें कहा है कि बिजली दरों में बढ़ोतरी में अब देर नहीं की जानी चाहिए। हम ये नहीं चाहते कि डिस्कॉम लंबे समय तक बिजली दरों में बढ़ोतरी टालें और उसके बाद वो एकदम आकर राज्य सरकार के बजट पर या बिजली घरों की आर्थिक स्थिति पर को प्रभावित करे। 5 बड़े कारण हैं शुभम जिसकी वजह से भारत के डिस्कॉम ब्लीड कर रहे हैं और एक कंसिस्टेंटली ब्लीड कर रहे हैं, लगातार उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। पहली चीज तो यह है कि उनकी कॉस्ट टैरिफ में रिफ्लेक्ट नहीं होती। पंजाब में मुफ्त बिजली एक बड़ा मुद्दा होगी आने वाले समय में, क्योंकि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार ऐसा करती रही है और एक बड़ा वादा था। पर क्या पंजाब की सरकार मुफ्त बिजली देने की स्थिति में होगी? 26 ऐसे स्टेट्स हैं जहां टोटल स्टेट्स हैं जहां पर जो बिजली की लागत है और जो बिजली का टैरिफ है उनके बीच में मिसमैच है। यानी जिस लागत पर वो बिजली खरीद रहे हैं उस लागत पर उसकी बिलिंग नहीं कर पा रहे हैं। अभी भी 2015-16 से 2019-20 तक के आंकड़े हमारे पास हैं। ज़्यादातर राज्यों की बिलिंग एफिशिएंसी 80% के आसपास है। यानी 20% बिजली वो जो बेचते हैं या देते हैं उसको बिल नहीं कर पाते। उनकी कलेक्शन एफिशिएंसी आज तक 100% नहीं हुई है, 90% से 92% के आसपास है। यानी जो बिजली वो देते हैं और जो बकायेदारी है उसको वसूल नहीं पाते हैं और इसलिए बिजली राज्यों के बिजली घर हैं, जो डिस्कॉम हैं, उनकी इंटरेस्ट लायबिलिटी और बारोइंग और उनके एक्यूमुलेटेड लॉसेस बारोइंग्स जो है वो 4.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, उन्हें बारो करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में अनपेड बिल्स का बड़ा अमाउंट होने की स्थिति में पंजाब की नई सरकार, जिसे हम आगे बताएंगे कि पंजाब आर्थिक रूप से भी सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण राज्य है कर्ज के तौर पर, क्या वो मुफ्त बिजली का वादा पूरा कर पाएगा? उत्तर प्रदेश जिसे बिजली घरों का इतना पैसा चुकाना है, उसमें आने वाली नई सरकार क्या ये वादा पूरा कर पाएगी? ध्यान रखना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ्त करने या ना करने के फैसले का बड़ा असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ खड़े हैं, वहाँ बिजली एक बड़ी महत्वपूर्ण बात होने वाली, और अगर बिजली की कीमत बढ़ेगी तो हम भारत की पूरी एनर्जी बास्केट में, जिसमें बाकी जगह तो बढ़ोतरी दिखी रही, गैस की प्राइस बढ़ी रही, पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही, बिजली की दरें बढ़ने की संभावना दिखाई देती। अगला सवाल सर इसी से है कि अगर मान लीजिए कि बिजली मुफ्त देनी है, मान लीजिए कि पेट्रोल डीजल में सरकारों को, जो राज्य कम से कम चुनाव में जा रहे हैं उनको पेट्रोल डीजल सस्ता रखना है, संसाधनों का जुगाड़ कहाँ से होगा? पैसा आएगा कहाँ से? ये सबसे बड़ी उलझन है। ज़्यादातर राज्यों के राजस्व घाटे जो निर्धारित लक्ष्य उससे आगे पहुंचे हुए हैं।
दो बड़ी चुनौतियां संसाधनों को लेकर राज्यों के सामने खड़ी हैं जो अप्रैल से दिखाई देने लगेंगी। पहली चुनौती है कि क्या उन्हें जीएसटी के कंपेंसेशन का जो भुगतान अभी तक हो रहा था वो जून के बाद होता रहेगा कि नहीं होगा। अभी बैंगलोर में कल वित्त मंत्री ने यह तो कहा कि राज्यों को जो कर्ज दिया गया है या कर्ज लेने दिया गया है जीएसटी के कंपेंसेशन के बदले, उसके लिए जो सेस लगाया गया है वो 2026 तक जारी रहेगा। पर अभी तक केंद्र सरकार ने यह बात स्पष्ट नहीं की है कि क्या वो राज्यों को जो जीएसटी में होने वाले नुकसान की भरपाई जारी रखेगी कि नहीं। और अगर ऐसा नहीं होता तो दो बड़े असर हमारे सामने दिखाई देंगे। पहला असर यह कि जीएसटी काउंसिल पर इस बात का दबाव बनेगा कि वो जीएसटी की जो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है उसको आगे बढ़ाए और वो 12 से 13% के आसपास हो, क्योंकि राज्य सरकारें कहेंगी कि अब हमारे पास हमें कोई बीमा कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, इकॉनमी मंदी में है, डिमांड कहीं सामने दिख नहीं रही, ना कारें बिक रही हैं, ना बाइक बिक रही हैं, ना रियल एस्टेट के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, हमारा जो लॉस है उसे रिकवर करने के लिए हमें टैक्स बढ़ाने की छूट दी जाए, तभी हम ये सब कुछ कर पाएंगे। दूसरी बात यह कि इसके बाद भी टैक्स बढ़ाने की एक सीमा है, उसकी वसूली की एक सीमा है। राज्य सरकारों की बोरोइंग्स आने वाले साल में काफी बढ़ने वाली हैं, यह बात मार्केट सेंस कर रहा है। बोरोइंग पे आगे बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे, ब्याज दरें इसको रिफ्लेक्ट कर रही हैं। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि जो वित्त आयोग है उसने जो केंद्र और राज्य के बीच संसाधनों के बंटवारे का जो नया फार्मूला दिया है उसमें 4-5 नए पैरामीटर्स को, नए क्राइटेरियाज को शामिल किया है। उसमें जनसंख्या नियंत्रण है, उसमें स्वास्थ्य है, उसमें शिक्षा है, उसमें पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन का पैमाना शामिल किया गया है। और इससे शुभम जो केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे का फार्मूला है वो बदल गया है। यह करों के बंटवारे का फार्मूला जीएसटी का कंपेंसेशन खत्म होने के बाद लागू होगा और इस फार्मूले के हिसाब से करीब 8 राज्य ऐसे हैं जिनके हिस्से में 24 से 118% तक की कमी आएगी। और इन 8 राज्यों में आंध्र प्रदेश है, असम है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, ओडिशा है, तेलंगाना है और अभी चुनाव से बाहर निकला उत्तर प्रदेश है, जिसके लिए अगले साल से फाइनेंशियल चैलेंज बड़ा होने वाला है। डिस्कॉम पर दबाव है, केंद्र से मिलने वाला राजस्व कम हो जाएगा नए फार्मूले के तहत और जीएसटी से होने वाली जो उगाही है और जो जीएसटी से होने वाली रिकवरी है उसमें जो कंपेंसेशन था वो अब खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ये अंदाज लग रहा है कि जीएसटी का में जो अतिरिक्त नुकसान है उस पर अगर केंद्र सरकार उसे बंद कर देती है तो राज्यों को 2.2 लाख करोड़ की एडिशनल बोरोइंग करनी पड़ेगी। 2.2 लाख करोड़ की एडिशनल बोरोइंग करनी पड़ेगी उस लॉस को रिकवर करने के लिए, जिस लॉस को अभी तक केंद्र सरकार जीएसटी कंपेंसेशन पैकेज के तहत कवर कर रही थी। बिल्कुल। और 3 लाख करोड़ की बोरोइंग का अगर इस साल प्लान है, अगर अंशुमन जी वाली बात माने, और 2 लाख और, तो करीब करीब राज्यों की जो बोरोइंग है वो 5 लाख करोड़ रुपए से भी आगे निकल जाएगी। सर, अगला सवाल पुरानी पेंशन पर। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में जो चुनाव हुए हैं, राजस्थान सरकार ने जब से बजट में घोषणा की है, हर राज्य के कर्मचारी अचानक एक्टिव हो गए हैं और उनको लग रहा है कि ये मौका है, इस समय अगर सरकार से मनवा ली अपनी बात तो मानी जा सकती है। और पुरानी पेंशन का मुद्दा बार बार चर्चाओं के, आंदोलनों के केंद्र में आ रहा है। क्या आपको लगता है ये पुरानी पेंशन योजना किस हद तक ये राज्य लागू कर सकते हैं, और अगर इन्होंने घोषणा की, क्या बजट इसकी गवाही दे रहे हैं? शुभम, एक आंकड़ा दर्शकों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह आंकड़ा आपको बता रहा है कि जो प्रमुख राज्य हैं उनका वेतन और पेंशन का खर्च कितना है। इस आंकड़े से आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकारों को वेतन और पेंशन पर कितना खर्च करना पड़ता है। इसके बाद एक दूसरा आंकड़ा देखिए, जिस कमिटेड एक्सपेंडिचर की बात हमने शुरुआत में की थी, जो टार्च है, जो रोशनी हमने आपको हाथ में पकड़ाई थी, उसकी रोशनी में से समझने की कोशिश करिए कि पुरानी पेंशन योजना किस तरह से लागू की जाएगी। इसके बारे में राज्य और केंद्र सरकारों को किसी तरीके का अंदाज नहीं है। यह रिजर्व बैंक की रिपोर्ट है जो बताती है कि कमिटेड एक्सपेंडिचर किस तरह से राज्यों का बढ़ा है। इसमें जो लाइन्स है उसमें एक लाइन पेंशन पेमेंट्स की है और अगर इसे आप करीब से देखें तो आपको दिखाई देगा कि 2005-06 में जीडीपी की तुलना में राज्यों का पेंशन पेमेंट करीब 1 से 1.25% के आसपास था, जो 2020-21 के बीई में बढ़कर 4% से 4.5% से ऊपर निकल गया है। यह तब स्थिति है जब ओपीएस नहीं आई है। ये इसलिए बढ़ा है क्योंकि केंद्र सरकार का, राज्य सरकारों का कंट्रीब्यूशन नई पेंशन स्कीम में है। 2 राज्य, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने पहले किया और छत्तीसगढ़ उसे लागू करने की घोषणा कर चुका है। भले ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ना आई हो, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार से लोगों की उम्मीद थी कि पुरानी पेंशन बहाल करेगी और अगर 5, 6, 7 राज्य मिलकर इसे बहाल कर देते हैं तो केंद्र सरकार और बाकी राज्यों पर दबाव रहेगा कि वो पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करें। अब इस आंकड़े की रोशनी में आप देखिए कि राज्य सरकारों के पेंशन का बोझ कितना बढ़ जाएगा और यही वो बात भी समझना जरूरी है कि आखिर केंद्र या राज्य की सरकारें, खासतौर से राज्य की सरकारें, आपको नौकरियां क्यों नहीं दे पाती। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर का ग्राफ इसमें दिखाई देता है जो लगभग 3% के आसपास है इस समय, जो 1% से नीचे हुआ करता था।
इसमें पे कमीशन का असर भी हमें दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जबकि राज्य सरकारों को पॉपुलिस्ट होना है, फ्रीबीज बांटनी है, स्कूटी लैपटॉप बांटने हैं, मुफ्त बिजली बांटनी है, तो फिर रोजगार वो साथ में नहीं बांट सकती, पेंशन साथ में नहीं बांट सकती। वो एक ही काम कर सकती हैं, या तो वो आपको मुफ्त चीजें दे सकें या वो आपके लिए रोजगार के अवसर क्रिएट कर सकें, सड़क पुल पुलिया या इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, अपने कर्ज को या अपनी देनदारियों को सीमित रखते हुए, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे आखिरी चुनौती वहीं से शुरू होती है जहां राज्य सरकारों के बारोइंग के एक्सपोजर से उन्हें कर्ज की तरफ और ज्यादा जाना पड़ेगा। तो सर, जीत के आगे जो आखिरी जोखिम है वो कर्ज की देनदारी से ही जुड़ा हुआ है। चलिए, जो अगले कर्ज लेंगे वो तो जब लेंगे तब लेंगे, जो पुराने कर्ज हैं उनकी स्थितियां क्या हैं, उनमें राज्य की देनदारियां किस तरीके से हैं, कब तक बढ़ सकती हैं, अगर इस पर आप कुछ बता सकें। शुभम, हमने शुरुआत में जैसे बताया था कि राज्य सरकारों के जो डेट्स हैं, जो कर्ज हैं, वो 40% के आसपास हैं जीडीपी के। 2017 में जो FRBM एक्ट के तहत सीलिंग या सीमा तय की गई थी वो 20% के आसपास थी, उससे 2 गुने स्तर पर है। सब ये कर्ज का स्तर, केंद्र सरकार के कर्ज के स्तर को मिलाकर भारत में टोटल पब्लिक डेट को जीडीपी के 100% के आसपास पहुंचा रहा है, जिस पर हम एक बार इकोनॉमिक अर्थात में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। राज्य सरकारों के कर्ज आमतौर पर केंद्र सरकार की कर्ज की तुलना में गुणात्मक रूप से फर्क होते हैं। हम रिपेमेंट पर आए उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि गुणात्मक रूप से फर्क क्यों होते हैं। राज्य सरकारें खराब साख वाली कंपनियां हैं। राज्य सरकारों के बजटों की साख बैंकों की निगाह में बहुत अच्छी नहीं है, और इसलिए हमने देखा कि सिर्फ पिछले 3 या 4 महीनों के दौरान ही राज्य सरकारों की बारोइंग की कॉस्ट में करीब 10 बेसिस पॉइंट के आसपास की बढ़ोतरी हुई। 7-7.25% के रेट के ऊपर राज्य सरकारें बारो कर रही हैं, यानी उन्हें अपने नाक से इसका ब्याज पे करना पड़ेगा, जबकि भारत में लगातार ब्याज दरें कम हुई, पर उन कम होती हुई ब्याज दरों का फायदा राज्य सरकारों को नहीं मिला। केंद्र सरकार को मिलता है क्योंकि केंद्र सरकार सबसे बड़ी बारोअर और सॉवरेन गारंटी देती है, पर राज्य सरकारों पर बाजार बिल्कुल रहम नहीं करता। इस महीने की परिस्थिति यह है कि मार्च में केंद्र सरकार ने अपने बारोइंग कार्यक्रम को स्थगित किया है, पर राज्य सरकारों का बारोइंग कार्यक्रम सर पर खड़ा हुआ है। दूसरी जो चुनौती राज्य सरकारों के सामने इस रोशनी में आती है वो ये कि करीब 1.87 लाख करोड़ रुपए के रीपेमेंट्स इस साल FY22 से निकलना शुरू हो जाएंगे, और यह बड़ा साइकिल है पुराने कर्जों को चुकाने का जो शुरू हो रहा है, और अगले 5 साल में यानी 2027 तक ये 3.36 लाख करोड़ हो जाएंगे, यानी लगभग 2 गुने हो जाएंगे ये भुगतान। आप ये जो डेट रिपेमेंट का प्रोफाइल है, जब हम रेवेन्यू के प्रोफाइल पर देखते हैं या राजस्व के प्रोफाइल पर पीछे देखते हैं, जिस पर अभी हम बात करके आए कि जीएसटी का रेवेन्यू भी श्रिंक करेगा, केंद्र सरकार से मिलने वाला रेवेन्यू भी श्रिंक करेगा, अचानक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि एकदम राज्य की अर्थव्यवस्था झूमने लगे और वहां से टैक्स आने लगे। ये कर्ज कैसे चुकाए जाएंगे? और अगर कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया जाएगा, जो आमतौर पर राज्य सरकारें करती हैं कि पुराने कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लेती हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि बाजार उन्हें और महंगा कर्ज देगा, क्योंकि उनकी साख और ज्यादा कमजोर होगी। यह समझना जरूरी है इस पूरे परिदृश्य की रोशनी में कि चुनी हुई सरकारें या जब सरकारें चुनाव लड़ने जाती हैं और वादा करती हैं, और जब सरकारें कुर्सी पर बैठती हैं, तो वो 2 अलग अलग प्राणी होती हैं, 2 अलग अलग जीव होती हैं। चुनाव के समय वादा करने वाली सरकारों और उन्हें डिलीवर करने वाली सरकारों का जो बड़ा फर्क है वो हमने आपको बताने की कोशिश की। और उत्तर प्रदेश और पंजाब 2 महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां हर उस तरीके के वित्तीय दबाव हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में या बजट की दृष्टि से हमेशा चिंता में डालते हैं, चाहे वो घटता रहे राजस्व हो, चाहे वो बढ़ता कर्ज हो, चाहे वो बिजली बोर्डों की देनदारी बकायेदारी हो, और चाहे उनका बहुत छोटा सीमित रेवेन्यू बेस हो, उनका राजस्व का बेस बहुत छोटा हो, स्टेट ओन रेवेन्यू जिनको हम कहते हैं, राज्य के अपने रेवेन्यू, उनका सीमित बेस हो। यहां से 3 बड़ी संभावनाएं, इसके बाद हम खत्म करते हैं। 3 बड़ी संभावनाएं हमें दिखाई देती हैं अगले 3-4 महीनों में। पहली चीज ये, बिजली दरों में बढ़ोतरी सिलेक्टिव ढंग पर होगी कई सारे राज्यों में, जिसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण संभावना इस बात पर दिखाई देती है कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं राज्यों के, चाहे वो लैंड रजिस्ट्रेशन की कॉस्ट हो, चाहे वो वाहनों के पंजीकरण का शुल्क हो, चाहे और बहुत सारे जो टोल हो, अल्कोहल हो, वो इन टैक्सेस में बढ़ोतरी होगी। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि राज्य सरकारें शायद टोल भी बढ़ाएंगी अपनी उन सड़कों पर जो टोल के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि यही 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां से उन्हें थोड़ी बहुत वसूली मिल सकती है, और जो चीजें जीएसटी के दायरे से बाहर हैं और जिन पर राज्य सरकारें अपने टैक्स लगाती हैं, उनमें भी बढ़ोतरी होगी। और यही जीत के आगे का सबसे बड़ा जोखिम है कि आप जीती हुई सरकार आपको
आपका वादा भले ही पूरा ना कर पाए, लेकिन जो उसके पास है उसे पूरा करने और चलाने के लिए वो नए टैक्स आपके ऊपर लगा सकती है। इसका संकेत हमें इस पूरे स्कैन से मिलता है। बिल्कुल। और अगर आपने आज इलेक्शन सेंट्रल में अंशुमान जी की पूरी बात समझी है, अगर आपने राज्यों की रेवेन्यू की यानी कि आय की, खर्च की, बचे हुए घाटे की, घाटे को पाटने के कर्ज की पूरी स्थिति समझी है, तो आपको ऐसा लगेगा कि घोषणा पत्र और राज्यों के बजट ये दो ध्रुवों पे बैठे हुए दो अलग अलग दस्तावेज है जो एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते। यानी कि सरकार का एक हाथ कुछ कर रहा था तो दूसरे को बिल्कुल नहीं पता था। और आप देखिए यही मनी सेंट्रल का, हमारे मनी 9 का ध्येय है कि आप समझिए चीज़ों को, क्योंकि समझ है तो सहज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। सर, इस समय जब मैं आपके साथ बातचीत कर रहा हूं उस समय कच्चा तेल $115 पर है। 2 दिन पहले ये $140 के करीब था। ये जो गिरावट आई ये क्यों आई और ये गिरावट कितनी स्थायी है, मैं ये 2 चीजें जानना चाहूंगा। इस गिरावट की 2 वजह थी। पहली गिरावट की वजह शुभम ये थी कि रूस और यूक्रेन के बीच थोड़ा तनाव या थोड़ा टकराव कम होने के संकेत मिले, संभावना बनती दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे की अपनी जिद छोड़कर बात करने की कोशिश शुरू की। बाजार ये उम्मीद कर रहा था कि इस खबर ने जो भी चीज़ें खोल रही थी, चाहे वो कमोडिटीज़ हो, ऑयल हो, उसे उस पर थोड़ा सा असर किया और बाजार का सेंटीमेंट थोड़ा सा सुधरा। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह कि इराक ने यह संकेत दिया कि अगर ओपेक प्लस देश उससे ये कहते हैं तो वो अपने उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकता है। हमने मनी सेंट्रल में कल आपको बताया था कि वेनेजुएला के साथ ऑयल सप्लाई बढ़ाने की भी कोशिशें शुरू हो गई हैं, ईरान के साथ थोड़ी ऑयल सप्लाई बढ़ाने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ये 3 ऐसे फैक्टर थे जिसके साथ सेंटीमेंट में सुधार की वजह से कच्चे तेल की कीमत जो 130-135 के आसपास थी वो 110-115 के आसपास आ गई। लेकिन हमें ध्यान रखना जरूरी है कि आज भी दुनिया की एजेंसियों ने अपने जो एस्टिमेट्स हैं वो 180, 185, $150 पर बैरल के आसपास बनाकर रखे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि जो पूरा का पूरा ऑयल मार्केट का मैट्रिक्स है वो इन्फ्लेशन की तरफ जा रहा है, सप्लाईज इन्फ्लेशन की तरफ जा रही हैं। जो सबसे बड़े उत्पादक हैं, जो 40 से 50% उत्पादन बाजार में छोड़ते हैं, वो हैं ओपेक देश, और वो किसी भी स्थिति में अपने उत्पादन में बढ़ोतरी करने को तैयार नहीं है, बल्कि वे कीमतें बढ़ाने के एक नए दौर की तैयारी कर रहे हैं। और यही वजह है कि इसको लेकर हमें बहुत कॉम्प्लिसेंट या सहज होने की जरूरत नहीं है कि कच्चे तेल की कीमतों में कोई तेज गिरावट आने वाले समय में आएगी। वो 100 से 110, 115 के आसपास रहेगा। और यहाँ एक बात जोड़ना और जरूरी है कि ऐसे संकेत हैं कि अगले 3 दिन में या 2 दिन में भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की शुरुआत अब हो सकती है, क्योंकि तेल कंपनियों से राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने की बातचीत और पेट्रोलियम मंत्रालय की बातचीत अंतिम चरणों में। तो हो सकता है अगले 1-2 दिन में धीमे धीमे क्रमशः भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी अब शुरू हो जाए। चुनाव भी खत्म हो चुका है, जो सबसे बड़ा एम्बार्गो होता है तेल कीमतों में बढ़ोतरी के लिए, चुनाव वो खत्म हो चुका है। तो अब हमें देखना है कि आने वाले समय में वो कीमतें कितनी बढ़ेंगी। और कच्चे तेल की कीमतें भले 140 से 120 आ गई हों, 110 आ गई हों और फिर 115 हों, लेकिन ये लंबे समय तक क्यों $80 से $100 के बीच रहेंगी या इसके आसपास रहेंगी, इसके लिए आप इस हफ्ते का इकोनॉमिकम देखना मत भूलिएगा, क्योंकि अंशुमान सर ने इस हफ्ते यही बताया है 2 चतुर निवेशकों की कहानी से। सर कौन कौन थे वो दोनों? एक निकोलस और एक डैनियल। वो आपको बताएंगे कि आखिर $80 से $100 का कच्चा तेल क्यों न्यू नॉर्मल है दुनिया के लिए। दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं इतने महंगे कच्चे तेल के लिए क्यों तैयार हैं और क्या वो उसे बर्दाश्त कर सकती हैं और इससे आगे क्या होगा। निकोलस और डैनियल ने अपना एक हिसाब लगाया था, वो हिसाब हम आपको अर्थात और इकोनॉमिकम में बताएंगे। तो बिल्कुल इस रविवार सुबह 11:15 बजे इकोनॉमिकम देखना बिल्कुल मत भूलिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। 5G सेवाएं आने के बाद कुछ सस्ती हो सकती हैं, इसके संकेत मिले ट्राई की उस सिफारिश से जिसमें ट्राई ने यह कहा है कि स्पेक्ट्रम की कीमत आप 50% कम रखिए। कम इसलिए रखिए क्योंकि इससे पहले के जो स्पेक्ट्रम थे उनमें करीब 60% स्पेक्ट्रम ऐसा बचा था जिसकी नीलामी नहीं हो पाई। सर क्या हम सस्ती 5G सेवाओं की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? सस्ती 5G सेवा की संभावना दिखती है शुभम, और उसका दबाव यह है। 5G का स्पेक्ट्रम का प्राइस तय करने की प्रोसेस यह है कि रेगुलेटर होने के नाते TRAI पहले उसका एक प्रस्तावना पत्र, एक चर्चा पत्र जारी करती, जो शायद इस मंथ के अंत में आएगा। जो संकेत हमें मिले अलग अलग सूत्रों से, उस हिसाब से TRAI कम से कम 50% स्पेक्ट्रम प्राइस में कटौती की बात की सिफारिश कर सकती है। ये सिफारिश स्वाभाविक है कि उसने सरकार से, केंद्र सरकार से बातचीत करके की होगी। इसकी बड़ी वजह यह है कि 2021 में मार्च में जो सरकार ने स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया था वो बुरी तरह फ्लॉप रहा था। 60% स्पेक्ट्रम को कोई बायर नहीं मिला था। हम देख रहे हैं कि टेलीकॉम बाजार में डुओपोली है, 2 या 3 कंपनियां हैं। उन्हें अभी सरकार को एक बड़ा पैकेज देना पड़ा बेल आउट का, जो उनके पुराने रेवेन्यू AGR की बकायदारी थी उसे चुकाने के लिए। उसके बाद भी कंपनियों ने
टैरिफ रेट बढ़ाए हैं। ऐसी स्थिति में टीआरआई ने की तरफ से जो संकेत मिल रहे हैं उसमें यह महसूस किया जा रहा है कि अगर 5G स्पेक्ट्रम की कीमत बहुत ऊंची रखी गई तो कोई खरीदने नहीं आएगा। और अब सरकार इस दुविधा में है कि वो 5G से रेवेन्यू कमाए या 5G को सस्ता देकर लोगों के लिए 5G सर्विस को सस्ता रखे। दो ही कंपनियां हैं, कोई बाहर का प्लेयर नहीं है जो खरीदने वाला है, इसलिए शायद सरकार ये कोशिश करे कि वो 5G से स्पेक्ट्रम से रेवेन्यू का एक्सपेक्टेशन कम करे और कीमत 50% कम कर दे। और अगर ऐसा होता है तो हम भारत में 5G सर्विस का इसको थोड़ा सा सस्ता होता देख सकेंगे। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि 5G के स्पेक्ट्रम का प्राइस सरकार क्या तय करती है, और यहाँ उसे अपना एक बड़ा रेवेन्यू एस्टीमेट, एक बड़ा रेवेन्यू एक्सपेक्टेशन गंवाना पड़ेगा, क्योंकि 5G ऑलमोस्ट हमको लगता है अगले 2-3 साल के लिए भारत का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने वाला है। इसके बाद जब अगली जनरेशन की मोबाइल टेक्नोलॉजी आएगी तब अलग बात है, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजीज की जो ग्रोथ की ट्रेजेक्ट्री है, जो ग्रोथ का रास्ता है, वो 5G में हम उस लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां हमारे पास पूरी जनरेशन मोबाइल तकनीकों की होगी। तो सरकार के लिए वो रेवेन्यू का ये आखिरी बड़ा विकल्प होगा। क्या सरकार वो लालच छोड़ पाएगी? क्या वो 5G को सस्ता देने के लिए टीआरआई की बात मानेगी? हमें अगले 1 महीने के अंदर इस मामले में पता चल जाएगा, क्योंकि सरकार ने कहा है कि शायद अगस्त सितंबर तक 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन शुरू करेंगे। बिल्कुल, और हमें जैसे ही पता चल जाएगा हम मनी सेंट्रल के माध्यम से आपके पास लेकर आते रहेंगे। आज के मनी सेंट्रल में फिलहाल इतना ही। सर, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम को 7 बजे कुछ नई खबरों के साथ, दिन की सबसे जरूरी खबरों के साथ। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। नाम ये कंबोज लाल है, कैसा ही रंगो रूप